अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मारिया खालिद और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीलिएक डिजीज़। 2-year-old child presents with the complaint of increasing lethargy, diffuse crampy abdominal pain and loose stools for 6 months. He is failure to thrive. On examination, he is a pale boy with mild abdominal distension, weight and height below normal for his age. Laboratory investigations show iron deficiency anemia with positive celiac antibody screen. आज हम अपने लेक्चर में सब कुछ कवर करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ सीलिएक डिजीज़, ग्लूटेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इनहेरिटेंस, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस ऑफ सीलिएक डिजीज़, पैथोजेनेसिस ऑफ सीलिएक डिजीज़, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सीलिएक डिजीज़, डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। व्हाट इज़ सीलिएक डिजीज़? Celiac disease is an immune-mediated systemic disorder elicited by gluten in wheat and related prolamins from rye and barley in genetically susceptible individuals and is characterized by presence of variable combination of gluten-dependent clinical manifestations. सीलिएक डिजीज़ जो होती है उसमें हमारे पास GIT सिम्टम्स भी आते हैं, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी आते हैं, और जो वीट राय बार्ले में ग्लूटेन होती है ना, उसकी वजह से ये इम्यून मीडिएटेड सिस्टमिक डिसऑर्डर्स होता है। अब ग्लूटेन रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास डिसऑर्डर हैं, जिसमें एलर्जिक हो गया, ऑटो इम्यून हो गया, इनेट इम्यूनिटी हो गया। एलर्जिक में आगे वीट एलर्जी आ जाती है, ऑटो इम्यून में ग्लूटेन अटैक्सिया, डर्माटाइटिस हेपेटिफॉर्मस एंड सीलिएक डिजीज़ आ जाता है। इनेट इम्यूनिटी में नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी आ जाता है। वीट एलर्जी क्या होती है? वीट एलर्जी बेसिकली एडवर्स रिएक्शन है टू द प्रोटीन्स इन वीट। इसमें हमारे पास सारे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है ना, वो वाले सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हाइव्स बन जाती हैं, अस्थमा, हे फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया, वॉमिटिंग, और इसमें GIT और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आएंगे। अब नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, अब नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी और सीलिएक डिजीज़ में डिफरेंस ये है कि सीलिएक डिजीज़ एक तो इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन है और वो काफ़ी लंबे अरसे तक उसकी जो है ना वो लॉन्ग टर्म सिम्टम्स आते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो एंटीरोपैथी होती है वो भी सही नहीं होती। लेकिन जो नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, इसमें क्या होता है कि आपके IBS लाइक सिम्टम, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आएंगे, लेकिन वो फ्यू आवर्स और डेज़ के लिए आते हैं। और दूसरा ये होता है कि इसमें आपके पास जो है ना वो जब आप ग्लूटेन विड्रॉल करेंगे तो ये सिम्टम्स जो है ना वो सेट होना शुरू हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अब ग्लूटेन टैक्सिया में ये होता है कि आपके पास नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि अटैक्सिया होते हैं, और साथ में आपके पास सीलिएक सीरोलॉजी पॉजिटिव होती है, और इसके साथ एंटीरोपैथी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। डर्माटाइटिस हेपेटिफॉर्मस में क्या होता है कि आपके पास क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस होती हैं सीलिएक डिजीज़ की, और इसमें क्या होता है कि सीलिएक डिजीज़ में जब होती है ना, ऑटो इम्यून है, और इसमें क्या होता है कि IgA बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो IgA डर्मल पेपिला में जब डिपॉजिट होता है ना, तो वहाँ पे अर्टिकेटेड जो है ना पेप्यूल्स और वेसिकल्स बनते हैं, और उसे कहते हैं डर्माटाइटिस हेपेटिफॉर्मस। अगर आप देखो ना तो ये देखें, ये सारे जो है ना ये पेप्यूल्स और वेसिकल्स ये बने हुए हैं। अब सीलिएक डिजीज़ की जो टाइप्स होती है ना, उसमें एक क्लासिक सीलिएक डिजीज़ है। क्लासिकल सीलिएक डिजीज़ में क्या होगा कि आपके पास माल एब्जॉर्प्शन सिम्टम्स, सीरोलॉजी भी अब नॉर्मल होगी, वीलस एट्रोफी होगी। अब एटिपिकल में एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स होंगे, बाकी सेम होगा। और साइलेंट जो है उसमें आपके पास क्या होगा कि आपके पास ना सिम्टम्स कोई भी नहीं होंगे, और सीरोलॉजी और वीलस एट्रोफी जो है ना वो प्रेजेंट होगी। उसके बाद लेटेंट जो है ना, उसमें आपके पास वीलस एट्रोफी भी नहीं होती, सिर्फ सीरोलॉजी पॉजिटिव होती है। और पोटेंशियल जो होता है उसमें आपके पास सिम्टम्स भी पॉजिटिव होते हैं, सीरोलॉजी भी अब नॉर्मल होती है, लेकिन वीलस एट्रोफी नहीं होती। और रिफ्रैक्टरी का मतलब ये होता है कि सीलिएक डिजीज़ है और 6 मंथ का आपने ट्रीटमेंट भी दिया है, फिर भी पेशेंट सही नहीं हुआ, तो उसे रिफ्रैक्टरी सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ सीलिएक डिजीज़ में अगर देखा जाए ना, तो क्या होता है कि ये पॉलीजेनिक होती है, यानी मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होती हैं इनहेरिटेंस ऑफ सीलिएक डिजीज़ में, और 2 HLA टाइप्स इन्वॉल्व होती हैं, HLA-DQ2 एंड 8। HLA-DQ2 में ऑटोसोमल डोमिनेंट है और ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है इसकी, और HLA-DQ8 जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट मैनर है। इंसिडेंस में अगर देखा जाए तो इंसिडेंस 1 in 3000 होता है, प्रेवलेंस 1% होती है, और सीलिएक डिजीज़ वो आपको मैंने पहले बता दिया है। अब HLA टाइप्स की वजह से ना बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो ये सारी वो डिजीज़ हैं। पैथोजेनेसिस में अगर देखा जाए ना, तो सीलिएक डिजीज़ क्योंकि ग्लूटेन की सेंसिटिविटी होती है, तो ग्लूटेन में 2 चीज़ें होती हैं, ग्लूटेनिन होती है और ग्लियाडिन होती है। ग्लियाडिन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ विस्कोसिटी की तरह होती हैं, और ग्लूटेनिन जो है वो इलास्टिसिटी होती है। अब ये जो है ना, ये है एंटीरोसाइट्स, ये इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स हैं, ये जोना एक्लूडेंट्स हैं, और ये जोन्यूलिन लगा हुआ है।
अब क्या होगा कि ग्लियाटिन जो है ना वो CXCR3 को ज़ोनुलिन के साथ बाइंड करेगा, उसकी वजह से जोना ऑक्लूडेंट्स जो है ना ये बेसिकली टाइट जंक्शन ये रिलैक्स हो जाएंगे और ग्लियाटिन अंदर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ग्लियाटिन अंदर आ चुका है और ये सारा वही लिखा हुआ है। और उसके बाद जो ग्लियाटिन है ना वो इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स के ऊपर एक्ट करेगा और इसको एक्टिवेट कर देगा। और इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है NKG2D रिसेप्टर, उसको एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पे दूसरी साइड पे ग्लियाटिन जो है ना वो MIC-A को एक्टिवेट कर रहा है और MIC-A और ये जो है ना आपस में बाइंड करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, एंटीरोसाइट्स की डेथ शुरू हो जाएगी। अब इसमें अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लियाटिन होता है ना, ग्लियाटिन जो है वो जब अंदर आ जाता है लेमिना प्रोप्रिया में तो उसकी डीएमाइडेशन स्टार्ट हो जाती है। डीएमाइडेशन जब स्टार्ट होती है तो अमाइड ग्रुप रिमूव हो गया और रिमेनिंग जो है ना वो इधर आ जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरफ। और इसकी डीएमाइडेशन कौन करवाता है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज करवाता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास जब वो आ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक रिसेप्टर होता है HLA-DQ2 और 8, उसके थ्रू इसको प्रेजेंट करता है हेल्पर टी सेल्स की तरफ। जब हेल्पर टी सेल्स की तरफ प्रेजेंट करता है तो वो क्या करता है कि वो एक तो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज को एक्टिवेट कर देता है और दूसरा बी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। बी सेल्स से आगे एंटीबॉडीज़ निकलती हैं, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, एंटी ग्लियाटिन, एंटी एंडोमीजियल। और यही वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हम लोग टेस्ट करते हैं कोई भी सीलिक डिजीज़ का पेशेंट हो। कि ये एक नॉर्मल वीलस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंटीरोसाइट्स ये बने हुए हैं और ये वीलस है और ये इसका क्रिप्ट्स है। तो सीलिक डिजीज़ में क्या होगा, क्रिप्ट्स की इलोंगेशन हो जाएगी, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स की प्रोलिफरेशन हो जाएगी और वीलस जो है ना उनकी ब्लंटिंग हो जाएगी। ये देखें वीलस छोटा हो गया ना। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीलिक डिजीज़ में दो चीज़ें होती हैं, GIT एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। GIT सिम्टम्स में सब कुछ वैसे ही है कि डायरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, फेलियर टू थ्राइव, एप्थस स्टोमाटाइटिस, ये देखें एप्थस स्टोमाटाइटिस बना हुआ है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में ये सारी आ जाती हैं, क्यूटेनियस आ जाती हैं, एंडोक्राइनोलॉजिकल आ जाती हैं, हीमाटोलॉजिकल आ जाती हैं, हिपैटिक आ जाती हैं। तो इसकी सारी ये प्रॉब्लम्स हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स की वजह से एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस होती हैं। बाकी इसमें मस्कुलर आ जाती हैं, मस्कुलर आ जाती हैं साथ में। ये देखिए मस्कुलर में टेटनी, वीकनेस और एट्रोफी हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल जो है उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एटेक्सिया, स्केल्टन में ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टोमलेशिया, ये सारी जो हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी कह लो या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। अब डायग्नोसिस ऑफ सीलिक डिजीज़ जो है एक गाइडलाइंस हैं कि आपने इन सारी कंडीशंस में ना टेस्टिंग ज़रूर करवानी है, जिसमें आपके पास आ जाता है कि अनएक्सप्लेन एब्डोमिनल GIT सिम्टम्स आ रहे हैं, ग्रोथ का प्रॉब्लम है, फटीग नहीं जा रही, वेट लॉस हो रहा है, या फिर आयरन, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वगैरह हो रही है, या फिर टाइप 1 डायबिटीज़, क्योंकि HLA टाइप जो है ना इनकी कॉमन है ना, तो ये सारी एसोसिएटेड होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, डर्माटाइटिस और पैटिफॉर्मस है। अब डायग्नोसिस जो है ना सीलिक डिजीज़ में अगर दूसरी चीज़ देखी जाए ना तो क्या होता है कि ना सीलिक डिजीज़ की टेस्टिंग इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स हैं, अनएक्सप्लेन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, अनएक्सप्लेन सब फर्टिलिटी एंड ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें आ जाती हैं। अब डायग्नोसिस जो होती है ना वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो सिम्टम्स पे, एंटीबॉडीज़ पे, HLA स्टेटस पे एंड ड्यूडनल बायोप्सी पे। अब वो पेशेंट्स जिसमें जो है वो सिम्टम्स जो हैं आ रहे होते हैं और वो पेशेंट जिसमें सिम्टम नहीं आ रहे होते तो उसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे। अब जिन पेशेंट्स में सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना उसमें हमने एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिन IG और IG टोटल IgA करवाना है। अब सीलिक डिजीज़ में टोटल IG इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो IgA डेफिशिएंट होते हैं ना उसमें एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिन IgA जो है ना फॉल्सली जो है ना वो नेगेटिव आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम डायग्नोस नहीं कर पाते। अगर तो ये नेगेटिव है तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं, जिसमें क्या होता है कि ना एक तो जो है ना वो IgA डेफिशिएंट होगा, दूसरा लेस देन 2 ईयर्स भी हो सकता है, लो ग्लूटेन इंटेक है, ड्रग प्री ट्रीटमेंट है, सीवियर सिम्टम्स हैं या एसोसिएटेड डिजीज़ है। अब अगर तो पॉजिटिव है तो फिर आपने क्या करना है, एक तो पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना है, दूसरा ये है कि आपने उसकी प्रॉपर जो है ना पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिन इसका टाइटर सारा देखना है। टाइटर अगर ग्रेटर देन 10 टाइम्स नॉर्मल है तो फिर आपने EMA और HLA-DQ2 और 8 करवाना है। अब इसी कंडीशन में अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव है, अगर एक नेगेटिव है जैसे HLA नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव है, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो हम क्या करेंगे कि दोबारा फॉल्स जो है ना वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर ये कंडीशन है तो फिर हम बायोप्सीज करवाएंगे।
बायोप्सीज में मार्च की ग्रेडिंग होती है। मार्च की ग्रेडिंग क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। मार्च की ग्रेडिंग जो होती है उसमें अगर 0 है तो नॉर्मल म्यूकोसा है, 1 है तो इसमें क्या होता है कि इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं यूजुअली एक्सीडिंग 20/100 एंटीरोसाइट्स। 2 में प्रोलिफरेशन ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन होता है। 3 में वेरिएबल वीलस एट्रोफी होती है। 3A में पार्शियल, B में सब टोटल और C में टोटल, और हाइपोप्लेजिया हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो अगर मार्च 0 to 1 है ना तो क्या होता है कि अनक्लियर केस है, और उसमें फिर आपने क्या करना होता है, फिर दोबारा से सीरोलॉजी बायोप्सी तो सारा कुछ आपने देखना होता है, या फिर पोटेंशियल सीलिक डिजीज़ होगा। और अगर मार्च 2 to 3 है तो सीलिक डिजीज़ होगा। अब जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उसमें कैसे प्रोसीड करना होता है, उसमें आपने जो है ना वो कंसेंट लेके टेस्टिंग की और HLA-DQ2 और 8 करवाना है। अगर तो पॉजिटिव आ गया तो फिर आपने एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज और IgA करवाना होता है, उसका टाइटर देखना होता है। अगर तो ग्रेटर देन 3 टाइम नॉर्मल तो बायोप्सीज, और फिर उसी तरह आगे मार्च की ग्रेडिंग होती है और वो फिर आपने आगे करवानी होती है। और अगर लेस देन 3 है तो फिर EMA करवाना है। EMA में अगर पॉजिटिव आया है तो ये करवाना है, अगर नेगेटिव है तो फिर आपने क्या करना है कि उसका फॉल्स पॉजिटिव का कंसीडर करना है। अगर टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज नेगेटिव आ गया तो फिर वही सारी कंडीशंस आपने फॉलो करनी है। और अगर HLA नेगेटिव है तो फिर सीलिक डिजीज़ नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सीलिक डिजीज़ में ये सारे आ जाते हैं। जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा आपने इन सब चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है। ट्रीटमेंट सीलिक डिजीज़ का एक ही है कि आपने ग्लूटेन फ्री डाइट पे डाल देना है। अब कुछ जो फूड्स हैं ना जो आपने अवॉइड करने होते हैं सीलिक डिजीज़ में, वो क्या होते हैं कि ये ब्रेड्स हो गया, क्रैकर्स, पास्ता, सीरियल, ग्रेन्स, ये सब कुछ आपने ना अवॉइड करना होता है। और कुछ हमारी पसंदीदा चीज़ें जिनको हमने अवॉइड करना होता है वो इंस्टेंट कॉफ़ी है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं। और क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं उसमें कॉर्न, राइस, पोटैटोज़, मीट, और ये देखें ग्लूटेन फ्री फ्लोर्स खा सकते हैं, एवोकाडोज़, नट्स एंड सीड्स, चीज़, ये सब कुछ आप खा सकते हैं। अब ग्लूटेन फ्री डाइट का ना वो एक पैरामीटर उन्होंने बनाया हुआ है कि आपने इतनी ग्लूटेन लेनी है, तो वो आप लेस देन 50 मिलीग्राम पर डे ले सकते हैं। और आपको पता है ये जो एक आउंस है ना ब्रेड का, ये है 3515 मिलीग्राम। ये वाला जो ब्रेड है ये है 351, तो लेस देन 50 ये बनता है। क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि सीलिएक डिजीज़ जो है ना उसे वैसे तो GIT सिम्टम्स तो 3 to 6 मंथ्स में चले जाते हैं, लेकिन क्यूटेनियस लीजन्स जो हैं वो 1 to 2 ईयर्स ले लेती हैं। और IG एंटीबॉडीज़ जो है ना वो भी डिसअपीयर हो जाती हैं आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ लैक्टोज आयरन सप्लीमेंटेशन क्यों करनी होती है, क्योंकि आपको 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं गट को रिपेयर होते होते, तो उस टाइम में आयरन की एब्जॉर्प्शन भी अच्छी नहीं होती। और दूसरा लैक्टेज एंजाइम जो है वो भी शेड हुआ होता है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, तो आपने इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना होता है। सीलिक डिजीज़ के पेशेंट्स में ना इन सारे मिनरल्स, वाइटामिन की कमी हो जाती है, तो आपने इन सब की सप्लीमेंटेशन करनी है। सीलिक क्राइसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम है, जिसमें क्या होता है कि सीलिक डिजीज़ जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट हो जाती हैं एक्यूटली, जिसमें डायरिया हो सकता है, हाइपोप्रोटीनीमिया, मेटाबॉलिक इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकती है, सिग्निफिकेंट इनफ होती है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन, और आप इस ऐसे पेशेंट को ना आपने हॉस्पिटलाइज कर देना होता है, और साथ में आपने ग्लूटेन फ्री डाइट पे डाल देना है, और पारेंटल फ्लूइड रिप्लेसमेंट करवानी है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का रोल अच्छा है इसमें। ट्रीटमेंट डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस का एक ही है, ग्लूटेन फ्री डाइट। और क्योंकि आपको मैंने बताया था कि क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन 1 to 2 ईयर लेती हैं सेट होते होते, तो आपने क्या करना है कि उसमें आप डेप्सोन दे सकते हैं। उसकी स्टार्टिंग जो डोज है वो 50 मिलीग्राम to 200 है, और फिर आपने मेंटेनेंस करनी होती है। अब डेप्सोन से अगर नहीं कंट्रोल हो रहे तो सल्फासेलेडजीन, सल्फापायरिडीन एंड सल्फामिथॉक्सीपायरिडाजीन आप यूज़ कर सकते हैं। स्टेरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, टॉपिकल और सिस्टेमिक। अब डेप्सोन जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि उसके ना साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें ज़रूर करवानी है, CBC, G6PD, मेथमोग्लोबिनीमिया, LFTs, RFTs और यूरिन एनालिसिस, क्योंकि ये सारे साइड इफ़ेक्ट जैसे अनीमिया हो गया, कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ होगी, G6PD होगी, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब RCD क्या होता है? RCD आपको मैंने बताया था रिफ्रैक्टरी सीलिक डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि 6 मंथ्स का आपने ट्रीटमेंट दिया, ग्लूटेन फ्री डाइट का पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी 2 टाइप्स होती हैं, RCD1 एंड RCD2। RCD1 जो है ना उसमें क्या होता है कि आप अब अनरिस्पॉन्सिव टू, अब ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं
RCD1 और RCD2 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक होता है ना वो RCD टाइप 1 होता है, नो आई एम रॉन्ग, RCD टाइप 2 होता है जो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बिकॉज इसमें जो रिस्क होता है ना डेवलपिंग एंटीरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा का वो बहुत ज़्यादा होता है, 37 to 60% होता है। और इसमें मॉर्टेलिटी जो रेट है वो भी लेस दैन 50% होता है 5 ईयर। बाकी इसमें डिफ्रेंशिएशन पॉइंट ये सारे हैं कि जैसे अनरिस्पॉन्सिव वीलस एट्रोफी है तो दोनों में होगी। एसोसिएटेड ऑटोइम्यून डिजीज़ मोस्टली टाइप 1 के साथ होती हैं। उसके बाद टी सेल फिनोटाइप में अगर देखा जाए तो इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट ग्रेटर देन 50% इसमें होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सीवियर है। एंड HLA-DQ2 होमोजाइगोसिटी भी इसमें ज़्यादा कॉमन होती है। अल्सरेटिव जेजुनोआइलाइटिस भी इसमें ज़्यादा कॉमन होता है, और अल्सरेटिव जेजुनोआइलाइटिस से हम लोग इसको मोस्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं। बाकी रिस्पॉन्स जो है ना ट्रीटमेंट का वो इसमें अच्छा होता है, इसमें नहीं अच्छा होता। फॉलोअप पे जब पेशेंट आएगा तो आपने क्या करना है कि 3 to 6 मंथ्स के बाद आपने सीलिएक डिजीज़ के पेशेंट का फॉलोअप करना होता है, और जब सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाती है तो फिर आपने हर साल करना होता है। और जब भी आपके पास पेशेंट आएगा आपने उसके सिम्टम्स, ग्रोथ, फिजिकल एग्जामिनेशन, CBC, थायराइड डिजीज़, ग्लूटेन फ्री डाइट के एडहेरेंस, ये सब कुछ आपने देखना होता है, और आप उसके जो है ना वो एंटीबॉडी लेवल्स को मेजर करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, और कौन सी डिज़ीज़ के बारे में आगे आप जानना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।